नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बिहार के नवादा जिले की रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम रिया है। तो चलिए अब यह कहानी रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग स्टोरी को सुन तो लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो। इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें। इसके साथ ही जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं बिहार के नवादा जिले की रहने वाली हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने जा रही हूं जो मेरी जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब मेरी शादी होने वाली थी। अब हर लड़की की तरह मेरे भी अपनी शादी को लेकर हजारों सपने थे। उस वक्त मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। तभी मम्मी पापा को किसी ने मेरे लिए एक रिश्ता बताया और मम्मी पापा ने अच्छे से जांच पड़ताल करके मेरा रिश्ता तय कर दिया। ऐसे में सागर नाम के लड़के से मेरा रिश्ता तय हुआ था। वे लोग गांव के रहने वाले थे, लेकिन मैं शुरू से शहर में पली बड़ी लड़की थी। गांव कभी मैंने देखा नहीं था, लेकिन मम्मी पापा ने रिश्ता जब गांव में तय कर दिया तो मैं इनकार नहीं कर सकी। फिर जब मेरी और सागर की मंगनी तय हो गई तो उसके बाद शादी की तारीख भी पक्की हो गई। ऐसे में मैं और सागर एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। उस वक्त सागर के घर वाले भी मुझसे फोन पर बातें करते थे। एक बात जो सागर के घर वालों ने सबसे पहले मुझसे रिश्ता तय करने से पहले मेरे घर वालों को और मुझे बताई, जो मेरे लिए काफी हैरान कर देने वाली थी, वो यह थी कि मैं अपनी ससुराल में कभी भी लाल रंग की साड़ी पहनकर साथ श्रृंगार नहीं करूंगी। उनके घर में लाल रंग की साड़ी पहनना तो क्या घर में लाना भी मना है? इस बात की मुझे सख्त चेतावनी दी गई। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे सब कुछ अजीब लगा। मैंने सागर से इस बारे में बात की। तब सागर ने मुझे बताया कि उनके घर परिवार में कोई भी औरत लाल कलर की साड़ी पहनकर साज श्रृंगार नहीं करती है, क्योंकि ऐसा करने से उनके साथ अच्छा नहीं होता। उनके घर में कोई बुरी शक्ति है। ऐसे में जब भी कोई औरत लाल कलर की साड़ी पहनकर श्रृंगार करती है तो या तो कुछ दिनों बाद उसकी जान चली जाती है या फिर वह पूरी तरह पागल हो जाती है। इसलिए घर में कोई भी औरत लाल साड़ी नहीं पहनती। उस वक्त सागर की बात सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा और मैं सोचने लगी कि गांव के लोग गांव के ही होते हैं। भूत प्रेत जैसी बातों पर कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास करते हैं। इसीलिए तो मुझे गांव में रिश्ता करना पसंद नहीं था, लेकिन पापा की पसंद के आगे कुछ कर भी नहीं सकी। भगवान करें कम से कम सागर तो इतना अंधविश्वासी ना हो, यही मैं सोचती थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो दुल्हन के लाल रंग के जोड़े की जगह मुझे पर्पल कलर का जोड़ा पहनने के लिए बोला गया। ऐसे में अपने ससुराल वालों के कहने पर मैंने वो जोड़ा तो पहन लिया, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था कि अपनी शादी में भी मैं अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती और यह क्या लाल कलर घर में पहनना ही मना है। ये क्या अंधविश्वासी बातें हैं, यही मैं सोचकर गुस्सा हो रही थी। जब अपने घर वालों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने ही यही कहा कि तुम्हारे ससुराल वाले जो कह रहे हैं उसे मान लो, तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे होंगे। यह कहकर मुझे डांट कर चुप करवा दिया। मेरी जब सागर से शादी हो गई तो मैं दुल्हन बनकर अपनी ससुराल में आई। वहां दुल्हन के स्वागत के लिए मेरी आरती तो उतारी गई, लेकिन मेरे पैर से न कोई कलश गिरवाया गया ना लटा में पैर रखकर मुझे अंदर गृह प्रवेश करवाया गया। सिर्फ हल्दी से मेरे दोनों हाथों को डुबोकर दीवार पर उनके छापे लगवाए गए, जिससे घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश ना कर पाए। इस तरह मेरा गृह प्रवेश हुआ। यह बातें मुझे काफी अजीब लग रही थी और परेशान कर रही थी। साथ में मैं सोच रही थी कि कैसे अंधविश्वासी और सनकी लोगों में मेरा ससुराल हुआ है, जो आज के जमाने में भी भूत प्रेत चुड़ैल इन सब पर भरोसा करते हैं। मैं तो ऐसे लोगों में एक पल भी नहीं रुकूं, लेकिन क्या करती,
पापा के सामने तो मेरी एक नहीं चलती थी। अब मैं अपने ससुराल में रहने लगी। उस वक्त मैंने महसूस किया कि वहां पर कोई भी औरत सच में ही कभी लाल कलर की साड़ी नहीं पहनती है। वैसे मैं संयुक्त परिवार में रहती थी। मेरे घर में मेरी काकी, सास, देवरानी, जेठानी, दादी, सास, ऐसी बहुत सी औरतें थीं। फिर जब मेरी शादी को थोड़े दिन हुए तो मैं इस बारे में अपनी सास से और घर में स्थित सभी घर में मौजूद सभी महिलाओं से इस बारे में पूछना चाहा कि आखिर लाल कलर की साड़ी इस घर में पहनना मना क्यों है? ना कोई औरत लाल कलर के जोड़े में विदा होकर आती है। आखिर यह सब क्यों? लेकिन मैंने देखा कि घर की कोई भी औरत इस बारे में बात नहीं करना चाहती। यह देखकर तो मुझे और हैरानी होती। मुझे भी सब अनपढ़, गंवार और एक नंबर की बेवकूफ लगती थी, क्योंकि जब मैं इस बारे में बात करती तो सब औरतें बात बदल देती या फिर वहां से उठकर चली जाती थी। हां, वैसे सागर बहुत अच्छा इंसान था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन वह एक ऐसे परिवार से हैं और यहां तक कि कपड़ों को लेकर भी उनकी ऐसी सोच है कि कौन से कलर का कपड़ा पहनना ठीक है, कौन सा नहीं। इस बात पर भी मुझे सागर पर गुस्सा आता था, लेकिन मैं जैसे तैसे अपना जीवन जी रही थी। इसी तरह दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। अब करवा चौथ का व्रत आने वाला था। मेरे पहले करवा चौथ को लेकर मेरे मन में बहुत से सपने थे, लेकिन करवा चौथ से पहले ही मेरी सासू मां ने मुझे सब कुछ समझा दिया और सख्त आदेश दे दिया कि मैं गलती से भी लाल कलर की साड़ी ना पहनूं। जब मैंने इस बार भी जब इसके पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने गुस्से में यही कहा कि सच पूछना जरूरी है या फिर मेरी बात मानना, जो कहा है वही करना। यह कहकर गुस्से में वहां से चली गई। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि सबसे इतने अच्छे से बातें करने वाली मेरी सास आज मुझसे इस तरह बातें क्यों कर रही हैं। लेकिन मैं तो अपने पहले करवा चौथ में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहती थी। वैसे भी अपनी शादी में तो मैं अपनी पसंद के कपड़े नहीं ले पाई, लेकिन करवा चौथ पर मैं अपने मन से तैयार होना चाहती थी और यह लाल कलर के कपड़े ना पहनना, यह मुझे इन लोगों की अंधविश्वासी सोच लगती थी। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। लेकिन मैं जब पिछली बार अपनी मायके गई थी तो एक सुंदर सा लाल कलर का जोड़ा अपने लिए लेकर आई थी और साथ में 7 श्रृंगार का सारा सामान भी लेकर आई थी। इसलिए मैं आज दुल्हन की तरह सजना चाहती थी। आखिर मेरा पहला करवा चौथ था। अब करवा चौथ के दिन सुबह से ही व्रत की सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। शाम को जब हमारे घर की सभी औरतें करवा चौथ की पूजा करने के लिए तैयार होने लगी तो मैं भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए आ गई। आज मैं अपने पति को सरप्राइज देना चाहती थी। वैसे मैं जानती थी कि मुझे इस तरह लाल कलर के जोड़े में दुल्हन की तरह तैयार देखकर हर किसी को बुरा लगेगा, लेकिन मैं अंधविश्वासी बातों को नहीं मानती थी और सबको साबित कर दिखाना चाहती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े पहनने से किसी को कुछ नहीं होता है। फिर अपने कमरे में आकर जैसे ही मैंने पहनने के लिए जोड़ा निकाला और उस लाल कलर के जोड़े को पहनकर तैयार होने लगी और कुछ ही देर में पूरी तरह दुल्हन की तरह तैयार हो गई। उस वक्त मैं अभी दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने आप को सामने लगे हुए आईने में देखकर मुस्कुरा रही थी कि मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूं। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई एक मेरे पीछे से तेज रफ्तार में भागा हो। यह देखकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह देखकर शायद मेरे मन का भ्रम है। मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और अपनी कुछ फोटो और सेल्फी ली और अपने पति सागर के आने का इंतजार करने लगी। मैंने उसे कॉल करके पूछा कि वह कब तक आएंगे तो उन्होंने बता दिया कि वह रास्ते में है और कुछ ही देर में आ जाएंगे। यह कहकर कॉल काट दिया। शाम हो चुकी थी जब मेरी जेठानी मुझे बुलाने के लिए आई और मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए मुझे आवाज लगाते हुए कहने लगी कि घर की सभी औरतें पूजा के लिए बुला रही हैं। तो मैं भी अंदर से बोली कि बस मैं अभी आई। यह सुनकर जेठानी वहां से चली गई। मैं एक बार फिर अपने आप को आईने में देखने लगी और बहुत खुश हो रही थी। तभी अचानक पीछे तेज आवाज में कुछ गिरने की आवाज आई। यह देखकर मैंने चौंक कर पीछे देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। यह देखकर मैंने सोचा कि शायद घर में ही कुछ गिरा होगा। यह सोचकर मैं कमरे से बाहर आई और आंगन में उस तरफ चली गई जहां घर की औरतें पूजा के लिए तैयारी कर रही थी। ऐसे में जब मैं वहां पहुंची तो अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया। तब मेरी सासू मां ने पास में ही रखी हुई मोमबत्ती को जलाया और जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मोमबत्ती के उजाले में मुझे देखकर
उसके मुंह से चीख निकल गई और मोमबत्ती एक तरफ गिर गई और बुझ गई। मेरी सासू मां के चिल्लाने पर घर में जो बाकी की औरतें थीं वह भी भागकर वहां आई, लेकिन मोमबत्ती बुझ चुकी थी। तभी अचानक लाइट आ गई। उस वक्त मैंने देखा कि मेरी सासू मां बहुत घबरा रही थी। यह देखकर मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे देखकर मेरी सासू मां इतनी जोर से क्यों चिल्लाई थी। उस वक्त मुझे लाल कलर के जोड़े में दुल्हन की तरह तैयार देखकर हर किसी औरत के होश उड़ गए और सभी घबराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। तभी मेरी काकी सास गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ये तुमने क्या पहना है? ये सुनकर मैं अपनी तरफ देखते हुए बोली, क्यों सुंदर नहीं लग रही हूं क्या? ये सुनकर मेरी दादी सास गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुमसे कहा था ना कि इस रंग के कपड़े कभी मत पहनना इस घर में, तो यह क्या किया है तुमने? जाओ जाकर बदल कर आओ, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। यह सुनकर मैं बोली, लेकिन किसी कलर के कपड़े पहनने से कुछ भी गलत नहीं होता, यह मेरा मानना है, और देखो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपनी बात पूरी करती उससे पहले मेरी बात बीच में काटते हुए मेरी दादी सास बोली, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जाओ जाकर इन कपड़ों को चेंज करके आओ। यह सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा और मैं कुछ बोलती उससे पहले फिर से मेरी सासू मां चिल्लाते हुए बोली, सुनाई नहीं दिया मां ने क्या बोला है? जाओ। यह कहते हुए वो घबरा रही थी। यह सुनकर मैं गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाती। उससे पहले ही ऐसा लगा जैसे आंगन में चारों तरफ गोल घेरे में घूमती हुई एक तेज रफ्तार में हवा आई जिसने हमें चारों तरफ से घेर लिया। वो हवा इतनी तेज थी कि हमारे लिए कुछ देर के लिए अपने आप को संभालना भी मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम नीचे गिर जाएंगे। तभी आंगन में रखा हुआ सारा सामान हवा के झोंके से इधर उधर गिरने लगा। यह देखकर मेरी दादी सास गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए बोली, पता नहीं आज क्या अनहोनी होगी, जाओ जाकर जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। जब मैं उस तरफ जाने लगी तो अचानक एक हवा का झोंका ऐसा आया कि मैं नीचे गिर गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं उठकर जाने लगी ही थी कि अचानक आंगन में तेज तेज किसी के भागने की आवाज आने लगी। यह देखकर सभी औरतें एक जगह इकट्ठा होकर उस तरफ देखने लगीं और घबराने लगी। यह देखकर अभी तक मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन सब के चेहरे को देखकर लग रहा था कि कोई ना कोई बात तो है। वहीं मैं भूत प्रेत इन सब पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज जो कुछ देख रही थी उससे थोड़ी हैरानी तो हो रही थी। वो तेज रफ्तार की हवा जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए थी, अभी हमें कहीं जाने नहीं दे रही थी। आंगन में रखे हुए सभी सामान इधर उधर गिर रहे थे। तभी वह हवा शांत हो गई और अचानक ऐसा लगा जैसे चारों तरफ काले बादल छा गए हों। लेकिन तभी किसी के जोर जोर से रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन पूरे आंगन में कोई नहीं दिखाई दे रहा था जो रो रहा हो या चिल्ला रहा हो। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई कि यह क्या हो रहा है, और घर की सभी औरतें एक जगह इकट्ठा होकर डर की वजह से घबराने लगी और कांपने लगी। तभी सागर और बाकी के जो घर के आदमी थे वो आ पहुंचे, और घर में अचानक ऐसा मौसम देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि बाहर तो मौसम बिल्कुल साफ था, तो यह घर में आंगन में आंधी तूफान कैसा? तभी सागर चिल्लाते हुए मेरी तरफ भागा। यह देखकर मैं हैरान रह गई। सबने मेरी तरफ देखा तो सबकी चीख निकल गई। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई। तभी मुझे एहसास हुआ और मैंने अपने जोड़े के पल्लू की तरफ देखा जो बुरी तरह आग में जल रहा था। यह देखकर मैं उस दुपट्टे को अपने आप से अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अलग नहीं पा रही थी। तभी सागर वहां आया। उसने उस दुपट्टे को खींचकर एक तरफ फेंक दिया और जल्दी से अपना कोट उतारकर मुझे पहना दिया। अचानक मेरे पल्लू में आग कैसे लग गई? इस बात को देखकर मैं काफी परेशान थी, क्योंकि मेरी सांस ने जो मोमबत्ती जलाई थी वह तो बुझ गई थी और इस समय बिजली आ रही थी। चारों तरफ कहीं भी आग थी ही नहीं और हवा भी तेज चल रही थी, तो ऐसे में मेरे पल्लू में आग कहां से लग गई? मैं यही सोच रही थी। तभी मेरी सास गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इस मनहूस की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। सागर बेटा, इसे यहां से लेकर जाओ। यह सुनकर मैं कुछ बोलती या हम लोग वहां से जाते। अचानक आंगन में जो बिजली जल रही थी वो बंद चालू होने लगी और चारों तरफ तेज तेज आवाज में रोने की आवाज गूंजने लगी। उस वक्त वो आवाज इतनी भयानक थी कि हम सब डर गए। कभी लगता वह आवाज
किसी औरत की है तो कभी लगता किसी मर्द की है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में आवाज किसकी है, क्योंकि वो मिलीजुली सी भयानक डरावनी आवाज थी। ये देखकर मैं भी बहुत घबरा गई थी और अब तो मुझे महसूस होने लगा कि इन कपड़ों को पहनकर मैंने सच में ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह सोचकर मैं अपने कमरे की तरफ भागने ही लगी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का देकर नीचे आंगन में गिरा दिया। मैं उठने की कोशिश करती, उससे पहले ही मेरे ऊपर कोड़े बरसाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं दर्द से चिल्लाने लगी। यह देखकर सागर और बाकी के घर वाले मेरी तरफ आते, लेकिन वे लोग वहां नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर जमीन में ही जम गए हों। सब लोग मेरी ऐसी हालत देखकर बड़ी तकलीफ में थे, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था। तभी मेरे शरीर में मुझे जलन महसूस होने लगी। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे चारों तरफ से आग ने घेर लिया हो और मैं उसमें जल रही हूं। यह महसूस होते ही मैं बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। हर कोई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी मेरी छोटी जेठानी जो घर के अंदर थी, उसने बाहर हम लोगों को चारों तरफ से उस हवा के बवंडर में घिरा हुआ पाया, तो वह भागते हुए मंदिर में गई और जल्दी से गंगा जल का लोटा उठाकर लेकर आई और बिना देर किए गंगा जल मेरे ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वह गंगा जल मेरे ऊपर गिरा, वैसे ही मुझे एक शांति महसूस हुई और धीरे धीरे वो हवा भी पूरी तरह गायब हो गई और मौसम बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन अब तक मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। यह देखकर सागर जल्दी से मेरे पास आया, क्योंकि उसे बुरी शक्ति का असर अब कम हो चुका था। अब सागर ने मुझे पकड़ा और घर के अंदर लेकर आया। मैंने भी घबराते हुए जल्दी से वो लाल जोड़ा खोलकर एक तरफ फेंक दिया और अपने दूसरे कपड़े पहन लिए। उस समय मैं बहुत घबरा रही थी। फिर सागर मुझे लेकर बाहर आंगन में आया। सब लोग गुस्से में मुझे घूरने लगे। मेरे घर की औरतें मुझसे भला बुरा कहने लगी कि जब उन्होंने मना किया था तो मैंने लाल कलर की ड्रेस क्यों पहनी। मैं यह सुनकर कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब सागर ने कहा कि ऐसी गलती हो जाती है। यह कहते हुए वो मेरी तरफदारी करने लगा तो मेरी दादी सांस गुस्से में बोली, बोल दो इससे कि आज के बाद ऐसी कोई गलती ना हो, और मुझे सख्त चेतावनी दी। उस रात हमने जैसे तैसे पूजा की। उस वक्त मैं इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि मैंने कुछ नहीं खाया। सागर ने ही थोड़ा बहुत जबरदस्ती खिलाया। फिर खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई। मेरे साथ यह क्या हुआ है? मेरी जान भी तो जा सकती थी। जो कोड़े मेरे शरीर पर पड़े थे, उनकी तकलीफ मुझे अब भी हो रही थी, और इसी तरह सोचते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह जब मेरी नींद खुली, उस वक्त भी मैं बहुत घबरा रही थी। मैं अभी अपने कमरे में थी कि मेरी दादी सास ने सभी को आवाज देकर आंगन में बुलाया। मैं भी सागर के साथ घबराते हुए वहां गई। सब लोग गुस्से में मुझे देख रहे थे। अब मेरी तरफ देखते हुए मेरी दादी सास बोली, वैसे तो तुम हमारी कोई बात मानती नहीं हो, लेकिन अगर अपनी जान प्यारी है तो आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। मैं जानती हूं तुम्हारे जैसी शहर की पढ़ी लिखी कोरियन लड़की कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन हम सब भी पागल नहीं हैं जो बिना किसी कारण के यह सब कुछ मानकर बैठे हैं। कोई ना कोई बात तो होगी, पर तुम जैसे पढ़े लिखे शहर के रहने वालों को कौन समझाए? ये कहते हुए मुझे डांटने लगी और सख्त चेतावनी दी कि आज के बाद मैं कभी भी लाल रंग का कोई कपड़ा ना पहनूं। यह सुनकर मैं घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन ही मैंने उस लाल कलर के जोड़े को सुबह सुबह ही घर के बाहर भीख मांगने वाली एक औरत को दे दिया, जिसके बाद मुझे लगने लगा था कि शायद अब कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। उस लाल कलर के जोड़े को पहनकर मैंने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है। जहां मैं समझ रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहां मुझे पता नहीं था कि मुसीबत तो अभी शुरू हुई है। उस दिन घबराहट की वजह से न दिन में मैं ठीक तरह से खाना पा रही थी, न कोई और काम कर पा रही थी। घर की सभी औरतें मुझे ठीक तरह से बातें भी नहीं कर रही थीं, क्योंकि कल रात जो कुछ हुआ था उसकी वजह से वे काफी डरी हुई थीं। वहीं दोपहर के वक्त सभी घर के आदमी अपने अपने ऑफिस चले गए थे और औरतें घर के काम में लगी हुई थी। दोपहर तक जब खाना वगैरह सब बन गया तो काम से फ्री होकर हर कोई आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गई
और आराम करने के लिए बेड पर लेट गई। तभी जैसे ही आंखें बंद कि कल रात को मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो सारा नजारा मेरी आंखों के सामने आने लगा, जिसकी वजह से मैं घबराने लगी और मैंने सर्दी ना होने के बावजूद भी डर की वजह से कंबल ओढ़ लिया और पूरी तरह से उसमें खुद को छुपाकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे कंबल के ऊपर मेरे सीने पर बैठा हुआ है। यह महसूस होते ही मैं कुछ सोचती उससे पहले ही किसी ने उस कंबल से ही मेरे मुंह को इस तरह दबाना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा, मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन जैसे कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक मैंने पूरी ताकत लगाकर उस कंबल को अपने ऊपर से दूर फेंक दिया और कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था और कमरे का दरवाजा भी अंदर से अच्छे से बंद था। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई और फिर बालकनी में जाकर बैठ गई। अभी मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मेरा तो जैसे दिमाग काम करना ही बंद हो गया था। मैं तब तक बालकनी में बैठी रही जब तक शाम नहीं हो गई। शाम को जब सागर ने मुझे कॉल करके बताया कि वह घर पहुंचने वाला है, तब जाकर मैं कमरे से बाहर निकली। मैं उस वक्त काफी घबराई हुई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी से कुछ बोलूं, क्योंकि कुछ बोलूंगी तो हर कोई मुझे ही दोष देगा और वैसे भी गलती तो मेरी थी। इसलिए किसी से बोलती तो क्या बोलती। मुझे तो एहसास हो गया था कि इस घर में जरूर कोई आत्मा का साया है। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए आई तो मुझे परेशान देखकर सागर बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? यह सुनकर मैं बोली, हाँ मैं ठीक हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सागर को बताऊं या नहीं बताऊं। यह सुनकर सागर मेरी तरफ देखते हुए बोला, कल रात को जो कुछ हुआ उसकी वजह से घबरा रही हो ना, लेकिन हिम्मत रखो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती मत करना। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि शायद मैं सागर को बता दूं कि मेरे साथ दोपहर को क्या हुआ था और यह लाल रंग का कपड़ा पहनने से इतना सब कुछ कैसे हो गया। कोई तो बात होगी इसके पीछे, शायद सागर मुझे कुछ बता दे। यही सोच रही थी कि तभी सागर के फोन पर किसी का कॉल आ गया और वह बातें करते हुए ऊपर छत पर चला गया। उस समय मैं कमरे में अकेली थी। मैं उठकर बाथरूम में चली गई और अपना जो मेकअप था उसे अच्छे से साफ किया और वापस आकर आईने के सामने खड़ी हो गई। अभी मैं आईने के सामने खड़ी ही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कुछ है। जब मैंने आईने में ही देखा तो यह देखकर मेरी तो चीख निकल गई। पीछे एक औरत खड़ी हुई थी जो पूरी तरह जली हुई थी। जगह जगह जलने की वजह से उसके मांस लटक रहे थे और उसकी चमड़ी जलने की वजह से सिकुड़ गई थी। पूरा चेहरा झुलसा हुआ था, वहीं आंखें लाल इतनी डरावनी थीं कि पूछो मत। पूरे बाल शरीर सब जगह से खाल जलने की वजह से काली पड़ चुकी थी और वह औरत गुस्से में मुझे घूरते जा रही थी। ऐसी हालत देखकर मैंने घबराते हुए हिम्मत करके पीछे देखा। जैसे ही पीछे देखा तो पीछे कुछ नहीं था। यह देखकर मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा और जब वापस आईने में देखा तो देखा कि वह औरत फिर से मुझे दिखाई दे रही थी। अब तो मेरे दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फिर से पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही औरत मुझे दिखाई दी जो गुस्से में मुझे घूरते जा रही थी। यह देखकर मैं घबराहट की वजह से ना तो भाग पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी। तभी मेरे कमरे में भागते हुए मेरी सास और जेठानी आई, जो मेरे चीखने की आवाज सुनकर आई थी और उस वक्त मुझे काफी घबराते हुए देखकर दोनों मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? यह सुनकर मैं घबराते हुए बोली, यहां कोई थी या कुछ है? यह कहते हुए मैं घबराने लगी। तभी सागर भी भागते हुए आ गया और मुझे परेशान देखकर बोला, क्या हुआ? लेकिन मैं तो घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। उस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आज मैंने अपनी आंखों के सामने इतना भयानक साया देखा था कि मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उस वक्त मुझे घबराते हुए देखकर सागर और मेरी सास ने मुझे समझाया, तसल्ली दी कि कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। यह कहते हुए मुझे सोने के लिए बोल दिया, लेकिन मेरी तो नींद न जाने कहां गायब हो चुकी थी। एक एक पल मुझे अनजाना सा डर सता रहा था। उस वक्त मेरी हालत देखकर एक पल के लिए भी सागर कमरे से बाहर नहीं गया।
और मेरे ही पास रहा, मुझे तसल्ली देते रहा। लेकिन सच तो यह था कि वह खुद भी कुछ सोचकर बहुत घबरा रहा था। शायद उसके दिल और दिमाग में कोई बात चल रही थी। वहीं मैं जब भी सोने की कोशिश करती, अपनी आंखें बंद करती, तो वही सब कुछ मुझे वापस दिखाई देता और मैं घबराकर अपनी आंखें खोल लेती। इसी तरह सारी रात मैं एक पल के लिए भी न सोई और घबराहट की वजह से किसी को कुछ बता भी नहीं पाई थी कि जिस औरत को देखकर मैं घबराई थी वो औरत दिखने में कैसी थी। उस रात मेरी वजह से सागर भी ठीक से नहीं सो पाया था और मैं भी सागर का हाथ पकड़कर उससे लिपटकर घबराते हुए सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर सुबह 4 बजे के आसपास मुझे नींद आई और मैं सो गई। लेकिन सुबह 7 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा सागर बिस्तर पर नहीं था। सागर उस समय बाथरूम में नहा रहा था। कुछ देर बाद वो नहा कर आया और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? यह सुनकर मैं बोली, मैं ठीक हूं। यह सुनकर मेरे पास आकर मेरी तरफ देखते हुए सागर बोला, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम हैं ना तुम्हारे साथ, इसीलिए डरना मत। यह सुनकर मैं तो घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। फिर सागर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है नीचे आ जाओ। यह कहकर वह तैयार होकर नीचे चला गया और मैं उठकर बाथरूम में नहाने के लिए गई। मैंने कल जो कुछ देखा था उसकी वजह से अब भी काफी डर रही थी। इसी बारे में सोचते हुए मैंने नहाने के लिए जैसे ही मैं शावर चालू किया तो अचानक उबलता हुआ पानी मेरे ऊपर आकर गिरा, जिसकी वजह से मैं चिल्ला उठी और मेरे पूरे शरीर में जलन होने लगी। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उस वक्त घबराते हुए मैं बाथरूम से बाहर निकलती, उससे पहले ही फिर से अपने आप ही शावर चालू हो गया। यह देखकर तो मैं घबराने लगी, लेकिन यह क्या, अब की बार तो शावर में से ठंडा पानी गिर रहा था। यह देखकर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा और मैं डरते हुए नहाने लगी। फिर नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आकर तैयार होकर मैं नीचे आ गई। सभी घर वाले मेरी तरफ देख रहे थे, क्योंकि कल मेरे साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में मेरी सास ने और सागर ने सबको सच बता दिया। तभी मेरी दादी सास मेरे पास आई और बोली, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है और अब क्या हो सकता है? यह सुनकर मैं रोने लग गई। मैं कैसे बताती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं। फिर सभी घर वाले मंदिर में पूजा अर्चना के लिए इकट्ठा हुए और सुबह की भगवान की पूजा अर्चना करने लगे और पूरे परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वैसे मेरे साथ जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से घर वाले परेशान तो थे, लेकिन उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें तो लग रहा था कि जैसे ही उस बुरी आत्मा का गुस्सा शांत होगा वो शांत बैठ जाएगी। वही सागर के ऑफिस जाने के बाद मैं अपने कमरे में आई, लेकिन बहुत ज्यादा डर रही थी। कभी सोचती अपनी जेठानी या अपनी सास के पास चली जाऊं, तो कभी सोचती नहीं इस तरह उनके पास ज्यादा देर बैठना भी ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं अपने कमरे में ही बैठी हुई थी। फिर मैं घबराते हुए बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करने की कोशिश करके सब कुछ भूलने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी मुझे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास में कुछ जल रहा हो। यह महसूस होते ही जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा तो मेरा बिस्तर बुरी तरह आग में जल रहा था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं चिल्लाने लग गई, लेकिन जैसे कोई मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रहा था। मेरे बिस्तर को चारों तरफ से आग की लपटों ने घेर लिया था। वहीं वो आग जल्दी से मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। यह देखकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मेरी चिल्लाने की आवाज भी जैसे कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए मैं बिस्तर से कूद गई और भागते हुए बाहर चली गई। उस वक्त जैसे ही मैं कमरे से चिल्लाते हुए भागी तो मेरी आवाज सुनकर और मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर सभी घर वाले बाहर आ गए। उस वक्त मैं काफी घबराई हुई थी और डरते हुए अपनी सास के गले लग गई और बोली, मामा। यह कहते हुए मैं आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी। यह देखकर हर कोई काफी परेशान हो गया। मेरी जेठानी ने लाकर मुझे पीने के लिए पानी दिया, लेकिन मैं तो इस तरह घबरा रही थी कि कांपते हुए हाथों से गिलास तक नहीं पकड़ पाई। तो मेरी जेठानी ने खुद मुझे पानी पिलाया तो मैंने थोड़ा बहुत पानी पिया, लेकिन मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। यह देखकर जब सब मुझसे इस बारे में पूछने लगे कि मैं इतना क्यों डर रही हूं, मैं ठीक तो हूं ना, आखिर ऐसा क्या देख लिया मैंने जो मैं इस तरह घबराते हुए कमरे से भागकर बाहर आ गई।
यह सुनकर घबराहट की वजह से पहले तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन फिर हिम्मत करके बस डरते हुए यही बोली, आग आग अंदर आग है, मेरा पूरा बिस्तर आग से जल रहा है। यह सुनकर सभी घर वाले काफी परेशान हो गए और भागते हुए मेरे कमरे में आए, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। यह देखकर मेरी जेठानी मेरे पास आकर बोली, लेकिन तुम्हारे कमरे में तो ऐसा कुछ नहीं है। तब मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैंने आग देखी थी, मेरा पूरा बिस्तर जल रहा था। यह सुनकर मेरी जेठानी बोली, तुमने जरूर नींद में कोई डरावना सपना देखा है जिसकी वजह से ऐसी बातें कर रही हो, वरना ऐसा कुछ नहीं है। यह सुनकर मैं उसे कैसे समझाती कि न मैंने कोई डरावना सपना देखा था और न यह मेरे मन का कोई भ्रम है। मैंने सच में आग को देखा था, लेकिन ज्यादा घबराहट की वजह से मैं और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उस वक्त मैंने देखा कि यह सुनकर मेरी दादी सास काफी चिंतित और परेशान थी। शायद पहले तो उन्हें क्या लग रहा था कि वह आत्मा शांत होने पर चली जाएगी, लेकिन अब जैसे उन्हें एक अनहोनी का अंदेशा होने लगा था, पर वह बोली कुछ नहीं। फिर सभी घर वालों ने मुझे समझाया, लेकिन मैं घबराहट की वजह से अपनी सास और जेठानी को छोड़कर अपने कमरे में वापस नहीं आई, क्योंकि अपने कमरे में अकेले आते हुए अब मुझे डर लग रहा था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कमरे में अकेली चली जाऊं। शाम को जब सागर आया तो मुझे इस तरह परेशान देखा तो मेरी सास ने उसे इस बारे में बताया। यह जानकर वह भी बहुत परेशान हो गया। यही नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे मुंह से यह जानकर हर कोई परेशान था। बस मुझे दिखाना नहीं चाहता था कि जिसकी वजह से मैं और ज्यादा घबरा जाऊं। ऐसे में हर कोई मुझे बस तसल्ली दे रहा था कि यह मेरे मन का भ्रम है या मैंने कोई सपना देखा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरी दादी सास ने सागर से मुझे कमरे में ले जाने के लिए बोल दिया और वो सभी घर वालों के साथ बैठकर कोई जरूरी बात करने लग गई। उस वक्त मैं अपने कमरे में आते हुए बहुत डर रही थी, लेकिन सागर मुझे तसल्ली दे रहा था कि मैं तेरे साथ हूं, तुम घबराओ मत। ये कहते हुए कमरे में लेकर आ गया। वहीं सागर मुझे समझाते हुए अपने साथ लेकर जैसे ही कमरे में आया तो मुझे बहुत तेज घुटन सी महसूस होने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब सागर मेरे साथ ही बैठा रहा, लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरी सास ने मेरा और सागर का खाना कमरे में ही भिजवा दिया था, लेकिन घबराहट की वजह से मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, कांप रही थी। यह देखकर सागर ने मुझे थोड़ा बहुत जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाया। इसी तरह रात के 9 आबंडोसा बज गए थे। तभी अचानक मुझे फिर से कमरे में बहुत तेज घुटन महसूस होने लगी। इतनी ज्यादा घुटन कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तब मैं बालकनी को खोलकर और बालकनी में जाकर खड़ी होकर बाहर की तरफ देखने लगी। उस वक्त कमरे में से बालकनी में जैसे ही मैं आई तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, वरना कमरे में तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। अचानक मेरे साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है, यह सोचकर मैं बस घबराई जा रही थी और बालकनी में खड़ी हुई बाहर की तरफ देख रही थी। वहीं उस वक्त सागर कमरे में बेड पर बैठे हुए किसी से कॉल पर बातें कर रहा था और सागर के कमरे में होते हुए मुझे बालकनी में भी अब थोड़ा कम डर महसूस हो रहा था और मैं बार बार सागर की तरफ देख रही थी, जिससे मुझे यह तसल्ली थी कि सागर मेरे साथ है। वैसे हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर था। तभी मेरी नजर गई कि जो नीचे की मंजिल है उसकी दीवार पर थोड़ी ऊपर कोई चिपका हुआ है। यह देखकर मैंने ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए। पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं तो बहुत ज्यादा घबराने लग गई। उस वक्त अपनी आंखों के सामने मैंने जो कुछ देखा उस देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दीवार पर जो कोई चिपका हुआ था वो वही औरत थी जो कल मुझे आईने में दिखाई दी थी। उस वक्त मकान के बाहर गार्डन में चल रही लाइट के मध्यम रोशनी में वह मुझे साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें उसका पूरा जला हुआ शरीर, जिस जगह जगह मांस लटक रहा था, चमड़ी सुखड़ी हुई थी, पूरा चेहरा और बाल बुरी तरह झुलसे हुए थे, लेकिन आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, जो गुस्से में मेरी तरफ ही देख रही थीं। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन मैं भागकर कमरे में जाती। उससे पहले ही उस डरावनी औरत ने बिल्ली की तरह छलांग मारी और मेरे पास बालकनी में आकर मेरा गला पकड़ लिया। यह देखकर तो मेरी होश उड़ गए। अब वो बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने मेरी बहुत करीब थी और गुस्से में मुझे घूरते जा रही थी।
उसने जिस तरह मेरा गला पकड़कर दबाया था, उसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। समझ में नहीं आ रहा था अपने आप को कैसे बचाऊं। कुछ पल के लिए तो सुध बुध खो ही बैठी थी, लेकिन जैसे ही होश आया तो अपने आप को बचाने की कोशिश करने के लिए जैसे ही उस औरत का हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ किसी गर्म तेल में डाल दिया हो। तभी मेरे पैर से बालकनी में रखा हुआ गमला नीचे गिर गया और उसके गिरने की आवाज सुनकर सागर भागते हुए वहां आया। वहीं जैसे ही सागर वहां आया तो वो डरावनी औरत बालकनी में से कूदकर न जाने कहां गायब हो गई। उस वक्त उस औरत के गला छोड़ने की वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और मैं गिरने ही वाली थी कि सागर ने आकर मुझे संभाला, लेकिन मैं घबराहट की वजह से सांस भी नहीं ले पा रही थी। यह देखकर सागर मेरी तरफ देखते हुए घबराते हुए बोला, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह क्यों घबरा रही हो? वो सवाल पर सवाल कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे कुछ बता सकूं। उस वक्त मेरी हालत देखकर वो मुझे पकड़कर कमरे में लेकर आया तो मैं घबराकर चिल्लाते हुए बोली, वो मुझे मार डालेगी। वो मुझे यह कहते हुए थर-थर कांपने लगी। वही मेरी ऐसी हालत देखकर सागर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया और मुझे तसल्ली देने की मुझसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो यह देखकर, कुछ सोचकर वो मुझे लेकर नीचे आया, जहां पर सभी घर वाले किसी बात को लेकर बातचीत कर रहे थे। उस वक्त सागर और मुझे आते हुए देखकर वह लोग चुप हो गए और हमारी तरफ देखने लगे। तब मेरी हालत देखकर मेरी काकी सास भागते हुए वहां आई और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह घबरा क्यों रही हो? लेकिन घबराहट की वजह से मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कैसे बोलूं, क्या बताऊं मेरी हालत देखकर। फिर काफी सांस ने सागर से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर सागर बोला, पता नहीं, ये बालकनी में खड़ी थी। मैं कमरे में फोन पर किसी से बातें कर रहा था। अचानक गमला गिरने की आवाज आई तो मैं वहां गया तो देखा कि यह बहुत घबराई हुई थी और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। अपने गले पर हाथ लगाए हुए थी। ये तो गिरने वाली थी कि मैंने संभाल लिया। तब से यह घबराहट की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रही है। बस कुछ शब्द बोले हैं कि वह मुझे मार डालेगी, लेकिन बात नहीं रही है। किस बारे में बात कर रही हैं ऐसे मैं समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कुछ क्या है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया और एक दूजे की तरफ देखने लगा। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। तभी मेरी जेठानी हैरानी से बोली, कौन मार डालेगी? यह किस बारे में बात कर रही हैं? यह सुनकर सागर बोला, पता नहीं, बस यही कह रही हैं। और इसकी हालत क्या है यह तो आप देख ही रही हैं ना। यह सुनकर मेरी जेठानी बोली, हाँ, और वैसे भी आज सुबह से यह काफी घबराई हुई थी और जब से इसने वो लाल कलर के कपड़े पहने हैं, इसके साथ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हमने भी देखा था कि उस दिन पूरे घर में कैसे हड़कंप मच गया था। वैसे मैंने कभी पूछा तो नहीं और ना किसी ने मुझे बताया है, लेकिन अब यह तो समझ में आ रहा है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो है। वैसे इसने वो लाल कलर के कपड़े क्या पहन लिए? इस घर में तो कयामत आ गई है। यह देखकर हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर लाल कलर के कपड़े ना पहनने के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। तो बताइए, ऐसी कौन सी वजह है जो आज तक हमसे छुपी हुई है? यह सुनकर घर के सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन उस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं दे रहा था। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। यह सुनकर मैं अपनी सास के गले लग गई और रोने लगी। मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर सब मेरी तरफ देखने लगे। तब मैं रोते हुए बोली, मां, वो औरत मुझे मार डालेगी मुझे। यह सुनकर सब लोग सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। तब मेरी जेठानी बोली, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? यह सुनकर मैं बोली, पता नहीं कौन है, मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, पूरी तरह जली हुई है, बड़ी ही डरावनी है, जगह जगह मांस लटक रहा है, आंखें तो इतनी डरावनी है कि पूछो ही मत। चेहरा और बाल बुरी तरह झुलसे हुए हैं, मुझे मारने की कोशिश करती है और जब भी मैं अकेली होती हूं, और आज तो मेरा गला ही आकर पकड़ लिया था। यह कहते हुए हड़बड़ाते हुए मैंने सारी बात बता दी, लेकिन मैं रोए जा रही थी। उस वक्त मेरी बात सुनकर सब घर वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे और काफी डर भी गए थे। तभी मैंने दादी सास की तरफ देखा जिसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। यह देखकर सागर बोला,
आखिर हो क्या रहा है इस घर में? मैं बचपन से ही यह तो सुनता आया हूं कि घर की औरतें लाल रंग का कपड़ा नहीं पहन सकती, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है यह मैं आज तक नहीं जान पाया। लेकिन रिया ने जाने अनजाने में लाल रंग के कपड़े क्या पहन लिए कि उस पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। उसने जाने अनजाने में जो गलती की है उसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। यह सब हम जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है यह समझ में नहीं आ रही है। यह कहते हुए सागर अपनी दादी की तरफ देखते हुए बोला, बताइए दादी, इस घर की औरतें लाल रंग का कपड़ा क्यों नहीं पहन सकती? और कौन है वो औरत जो कभी नहीं दिखाई दी, लेकिन इस समय रिया को दिखाई दे रही है? उसकी जान की दुश्मन बनी है। यह सुनकर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब सागर बोला, लेकिन मैं एक बात बोल देता हूं, अगर रिया को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताइए दादी। सास, आपको तो सब पता होगा ना कि इस लाल कलर के कपड़े को ना पहनने का राज क्या है? सागर अपनी दादी की तरफ देखते हुए बोला। यह सुनकर सब घर वाले तो घबराहट की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन सागर की दादी के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर सागर की दादी सबकी तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, वो आ गई हैं, वापस आ गई हैं। यह कहते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, वो जब तक इसकी जान नहीं ले लेगी तब तक यहां से नहीं जाएगी। यह सुनकर हम सब घबराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। यह सुनकर सागर बोला, ये क्या बोल रही हैं दादी आप? यह सुनकर दादी बोली, मैं सही कह रही हूं बेटा। पहले मुझे तो लगा था कि इसने वो लाल कलर के कपड़े पहनकर जो गलती की है उसकी वजह से वह आत्मा काफी गुस्से में है, लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वो चली जाएगी। लेकिन मैं भूल गई थी कि आखिर वह आत्मा इतने दिनों तक क्यों भटक रही है और अब इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। वो इसकी जान लेकर ही जाएगी। यह सुनकर सब लोग घबराने लगे। तब सागर अपनी दादी की तरफ देखते हुए बोला, कौन आत्मा दादी? सास, किस बारे में बात कर रही हैं आप? यह आत्मा और यह लाल कलर के कपड़े पहनना, इन सब का क्या चक्कर है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ ना दादी, आखिर लाल रंग के कपड़े पहनकर रिया ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी है? बताइए ना। यह सुनकर दादी बोली, बेटा, आज तक तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जो सच्चाई बताऊंगी ना उस पर तुम्हारे लिए थोड़ा यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन जो मैं बताऊंगी वही सच है। आज तक तुम लोगों को यह पता है कि इस घर पर कोई बुरी शक्ति का साया है, जिसकी वजह से कोई भी औरत लाल रंग के कपड़े नहीं पहनती है और जिसकी वजह से अभी तक वो आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। ये तुम लोग जानते हो, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है और लाल कलर के कपड़े पहनने की वजह से इस घर में क्या हुआ है, इस बारे में तुम लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं है। उस वक्त दादी की बात सुनकर सागर बोला, कैसी सच्चाई दादी? आप बातों को ना घुमाइए, जो भी बात है बताइए ना। अब और इंतजार नहीं होता, मुझे जानना है कौन है वह औरत जो रिया के पीछे पड़ी हुई है। यह सुनकर दादी सास के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए और वह हमारी तरफ देखने लगी और बोली, चंद्रावती की आत्मा वापस लौट आई है और अब वह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर सब घर वाले हैरानी के साथ दादी की तरफ देखने लगे। तब दादी बोली, जो औरत इसे दिखाई देती है, जो इसे मारने की कोशिश करती है, वो कोई और नहीं, वो चंद्रावती है। अब छोड़ेगी नहीं किसी को भी। उसकी बुरी नजर इस पर पड़ गई है। इसे हमने समझाया था, लेकिन इसने हमारे एक ना सुनी। शहर की पढ़ी लिखी है, ना अपने ही दिमाग का किया, और इसकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे वो चंद्रावती पहले तो इसकी जान लेगी और फिर एक एक करके हम सबको भी जान से मार डालेगी। ये सुनकर मेरे जेठ जी हैरानी से बोले, चंद्रावती? लेकिन कौन चंद्रावती? यह सुनकर दादी ने सबकी तरफ देखा और बोली, हमारे खानदान में हमारे एक पूर्वज हुए थे, पदम सिंह। इस घर के बड़े बेटे थे। उस वक्त हमारा भरा पूरा परिवार था। एक दिन वह अपने घोड़े पर बैठकर कहीं से आ रहे थे। तभी अचानक उस रास्ते में एक पुल के पास घायल पड़ी हुई एक लड़की मिली, जिसे चोट लगी हुई थी। शायद पुल के ऊपर से गिरने की वजह से उसे काफी चोट आई थी। उस वक्त उसे देखकर उन्होंने कुछ सोचा। घोड़े से उतरकर उसके पास गए। उस वक्त वह लड़की काफी घायल थी, तो वह उसे अपने साथ उठाकर घर पर लेकर आ गए और वैद्य जी को बुलाकर इलाज करवाया। वो लड़की चंद्रावती पदम सिंह को मन ही मन चाहने लग
गई थी, लेकिन पदम सिंह के दिलो दिमाग में उसके प्रति ऐसा कुछ नहीं था। चंद्रावती पदम सिंह को रिझाने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई थी। उसी वक्त तभी पदम सिंह के लिए एक रिश्ता आया जो सभी घर वालों को बहुत पसंद आया और उन्होंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यह देखकर तो चंद्रावती काफी गुस्से में हो गई, लेकिन पदम सिंह के घर वालों ने पदम सिंह की सहमति से पदम सिंह का रिश्ता नयन तारा से तय कर दिया, जिसकी वजह से चंद्रावती गुस्से में बौखला गई। वो किसी भी कीमत पर पदम सिंह को पाना चाहती थी। उस वक्त पदम सिंह का रिश्ता तो तय हो गया था, लेकिन विवाह की तारीख 1 साल बाद की रखी गई थी। ऐसे में किसी भी तरह चंद्रावती इस रिश्ते को तोड़वाना चाहती थी और फिर से उसने अपनी तरफ पदम सिंह को रिझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। तो यह देखकर वह सोचने लगी कि वह किसी भी कीमत पर पदम सिंह को पाकर रहेगी, इसलिए वह काली जादू का प्रयोग करने लगी। वैसे उसे काली जादू के बारे में सही से जानकारी नहीं थी, लेकिन घर के बाहर कुछ मांगने आई एक महिला तांत्रिक से उसने इस बारे में मदद ली। वैसे वह महिला तांत्रिक भी इस बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन कुछ रुपए के लालच की वजह से उस महिला तांत्रिक ने उसे पूरा भरोसा दिलाया कि वह जो चाहती हैं वही होगा। ऐसे में घर का जब सारा कामकाज हो जाता तो वह घर से चुपके से किसी बहाने से निकल जाती और उस महिला तांत्रिक जो गांव के बाहर रहती थी वहां पहुंच जाती और उसकी गुफा में जाकर उसके साथ तंत्र मंत्र करने की कोशिश करती। लेकिन तंत्र मंत्रों का भी एक असूल होता है कि व्यक्ति अगर इन्हें पूरे नियम कायदे से करें और इन मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश करें तो जो चाहिए वह मिल सकता है। लेकिन अगर इनका ठीक तरह से ज्ञान ना हो और फिर इन्हें उपयोग में लाने की कोशिश करें तो इनके काफी नुकसान होते हैं। यही सब कुछ चंद्रावती के साथ हुआ। वैसे चंद्रावती पदम सिंह को तो अपने काबू में नहीं कर सकी, लेकिन इन तंत्र मंत्र करने की वजह से और पदम सिंह को कैसे पाएं, ये सब सोचने की वजह से धीरे धीरे चंद्रावती की तबीयत खराब होने लगी और मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहने लगी थी और काफी परेशान रहने लगी। अब उसे इस तरह परेशान देखकर और दिमाग की रूप से बीमार होते हुए देखकर सब घर वाले उससे इसका कारण पूछते थे, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताती। ऐसे में घर वाले सोचते शायद अपने घर वालों के बारे में सोचकर उन्हें याद कर दुखी हैं, लेकिन किसी को भी सच्चाई नहीं पता थी कि आखिर सच्चाई क्या है। वही तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग करने की वजह से चंद्रावती की मानसिक स्थिति भी पूरी तरह बिगड़ गई थी। उसकी इस तरह की हालत देखकर सब घर वाले सोचने लगे कि आखिर यह क्या हो रहा है। उन लोगों ने चंद्रावती से पूछने की कोशिश की, लेकिन चंद्रावती तो कुछ नहीं बता रही थी। ऐसे में एक दिन उनमें से किसी को पता चला कि चंद्रावती तंत्र मंत्र का प्रयोग करने की कोशिश करती है। यह सुनकर तो हर किसी के होश उड़ गए। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मासूम सी दिखने वाली चंद्रावती ऐसा कुछ कर सकती है। तब उन्होंने चंद्रावती को काफी कुछ सुनाया। अब चंद्रावती को लगने लगा था कि कहीं इस तरह उसकी सच्चाई सामने आने के बाद सब लोग उसे घर से ना निकाल दें। इसलिए उसने रोने धोने का नाटक किया और बोली कि मैं तो तंत्र मंत्र का सहारा इसलिए लेती हूं कि जिन लोगों की वजह से मुझे अपना घर और गांव छोड़ना पड़ा था, यहां तक कि अपनी जान देने तक की मैंने कोशिश की, ऐसे लोगों को मैं चैन से जीते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैं उनसे अपने अपमान का बदला ले सकूं, इसलिए जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर बैठी। यह कहकर रोने लग गई और बोली कि जब मैं अपने साथ जो कुछ हुआ था उनके बारे में सोचती हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं उन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। यह कहते हुए उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करने लगी कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। उस वक्त उसकी बात पर सभी ने यकीन कर लिया और उसे फिर से घर में रख लिया। लेकिन धीरे धीरे उसकी बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति को देखकर उसका इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वैसे चंद्रावती का इस दुनिया में कोई नहीं था जिसकी वजह से घर वाले भी उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते थे और उसकी तबीयत बिगड़ी हुई देखकर उसका इलाज करवा रहे थे। वैसे सब लोग उसे काफी भोली भाली वाली समझते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कितनी शातिर दिमाग की है। वही पदम सिंह की शादी के दिन जिस तरह नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे चंद्रावती की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने हर कोशिश की पदम सिंह को अपने करीब लाने की, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उसे
पता था कि अगर वह अपने दिल की बात पदम सिंह या घर में किसी को भी बताएगी तो कोई भी उसे नहीं अपनाएगा और उसे इस घर से निकाल देगा। अगर वह इस घर से निकल जाएगी तो फिर पदम सिंह को नहीं पा सकेगी, जिसकी वजह से किसी से कुछ भी नहीं कहती थी। वही चंद्रावती के लाख कोशिश करने के बाद भी पदम सिंह और नयनतारा का रिश्ता नहीं टूटा और आखिर विवाह की तारीख भी नजदीक आ गई, जिसकी वजह से चंद्रावती रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। गुस्से में बौखला उठती। उसे नयनतारा तो बिना देखे ही अपनी सौतन नजर आ रही थी। मन कर रहा था कि वह नयनतारा को कैसे भी करके जान से मार दे और पदम सिंह को अपना बना ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रही थी। वही घर में विवाह की तैयारी शुरू हो गई थी। आखिर घर के बड़े बेटे का विवाह था, जिसकी वजह से चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन इस समय चंद्रावती पर क्या गुजर रही थी उससे बेहतर कौन समझ सकता था। इसीलिए विवाह के शुभ कार्यों को वह पूरा होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए घर में जगह जगह ऐसी तंत्र मंत्र या काले जादू में प्रयोग होने वाली चीजें रख देती, जिसकी वजह से सब घर वाले घबरा उठते कि पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है। वहीं नयनतारा और पदम सिंह के विवाह का शुभ मुहूर्त होने पर शुभ तारीख में दोनों का विवाह भी हुआ और पदम सिंह के साथ दुल्हन बनकर नयनतारा घूंघट किए हुए अपने ससुराल आ गई। उस वक्त दुल्हन के स्वागत की पूरी तैयारी अच्छे से की गई थी और वहां जब उसकी आरती उतारी गई और उसका गृह प्रवेश करवाया गया तो चंद्रावती का तो खून खौल उठा, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने गुस्से को काबू में किया और अपने कमरे में आ गई। उसका मन कर रहा था कि वह जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन कुछ नहीं कह पा रही थी। वो नयनतारा को पदम सिंह की पत्नी के रूप में नहीं देख सकती थी। उसे नयनतारा अपनी सौधन नजर आ रही थी। ऐसे में उसकी दिमागी हालत तो पहले ही ठीक नहीं थी, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने सोच लिया था कि वह नयनतारा को जान से मार देगी, इसलिए वह ऐसे मौके की तलाश करने लगी। वहीं दुल्हन के स्वागत के बाद जब घर परिवार की औरतें दुल्हन की मुंह दिखाई करने के बाद अपने अपने घर चली गई तो नयनतारा की सास ने उसे कमरे में भेज दिया, जिससे वह कुछ वक्त आराम कर सके। उस वक्त पद्म सिंह नाते रिश्तेदारों से बातें करने में व्यस्त थे। वहीं नयनतारा को घर की ही कुछ औरतें अपने कमरे में छोड़ गईं और कुछ देर उसके पास बैठी रही, बातें करती रही और फिर आराम करने की बोलकर वहां से चली गई। वहीं नयनतारा अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी थकान होने की वजह से वह बेड पर सोने के लिए लेट गई और कुछ ही देर में थकी होने की वजह से गहरी नींद में सो गई। वही चंद्रावती तो इसी मौके की तलाश में थी। वो अपने हाथ में मिट्टी का तेल लेकर आई और नयनतारा को सोए हुए देखकर गुस्से में अपने होश खो बैठी। वैसे उस वक्त नयनतारा शादी के जोड़े में ही घूंघट किए हुए, यानी कि अपना चेहरा ढंग हुए सो रही थी। यह देखकर चंद्रावती ने धीरे धीरे उसके बेड के चारों तरफ केरोसिन गिराना शुरू कर दिया और फिर बेड के चारों तरफ आग लगा दी। वो आग लगाकर उस कमरे से बाहर जाती। उसे पहले ही नयनतारा की नींद खुल गई और आग देखकर वह घूंघट में ही चिल्लाने लगी और अपने आप को बचाने के लिए खड़ी हो गई और सीधे ही बेड से कूदकर भागने ही वाली थी कि उसे चंद्रावती ने पकड़ लिया और गुस्से में आग की तरफ धकेलते हुए बोली, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की? वो सिर्फ मेरे हैं और तुमने क्या सोचा कि तुम मेरी जगह ले लोगी? मैं अपनी सौतन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कहकर उसे भला बुरा कहने लगी। उस वक्त नयनतारा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और चंद्रावती उसे आग में धकेलने की कोशिश कर रही थी। वही पूरा बेड अब आग की लपेटों में आ गया था और जलने लगा। यह देखकर नयनतारा बहुत घबरा गई। धीरे धीरे पूरे कमरे में आग फैल गई थी। तब चंद्रावती जो नयनतारा को आग में जलाकर मारना चाहती थी, लेकिन नयनतारा ने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागने लगी। तब चंद्रावती ने पीछे से उसे पकड़ लिया। उन दोनों के बीच यही मुठभेड़ हो रही थी। तभी पदम सिंह वहां आ गए। उसने ही सब कुछ देखा तो हैरान रह गए। उस वक्त जो कुछ हो रहा था उसे देखकर वह कुछ बोलते या कुछ करते उससे पहले चंद्रावती गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आप मेरे हैं और अपने होते हुए मैं किसी और को आपका नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए उसने अपने प्यार का इजहार करने लगी। उस वक्त चंद्रावती के मुंह से ही सारी बातें सुनकर
पद्म सिंह को हैरानी हो रही थी कि जिसे कभी उसने इस नजर से नहीं देखा, जिसे काफी भोली भाली समझता था, वो इस तरह की हो सकती है। इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ये किस तरह की घटिया बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? लेकिन चंद्रावती तो बस यही बात बोलती जा रही थी कि आप सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ आपकी हूं और कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। वही कमरे में आग देखकर पद्म सिंह पहले तो काफी हैरान और परेशान हो गए, लेकिन चंद्रावती की बात सुनकर उसे पल भर में ही सब समझ में आ गया कि यह सब कुछ चंद्रावती ने किया है। अब पद्म सिंह गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? लेकिन चंद्रावती पर तो एक भूत सवार था नयनतारा को मारने का और पद्म सिंह को पाने का। वही कमरे में बुरी तरह आग फैल गई थी और कमरे में रखी हुई हर एक चीज आग की लपटों में आने लगी। यह देखकर पद्म सिंह ने जल्दी से नयनतारा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, तो चंद्रावती ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया और आग की तरफ धकेल दिया। अब इससे पहले कि नयनतारा के कपड़ों में आग लगती, उससे पहले ही जल्दी से पद्म सिंह ने नयनतारा को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे बचा लिया। इन सब की वजह से नयनतारा बहुत घबरा गई थी। तभी चंद्रावती ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की और आग में धकेलने की कोशिश की, तो चंद्रावती का संतुलन बिगड़ गया। ऐसे में नयनतारा को आग में धकेलने के चक्कर में वह खुद आग में गिर गई और पद्म सिंह ने नयनतारा को हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। उस वक्त नयनतारा को आग में गिरते हुए देखकर और उसके कपड़ों में आग लगते देखकर पद्म सिंह उसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन आग चंद्रावती के कपड़ों में लग गई थी। वहीं उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी घर वाले भी वहां गए थे और वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए और घबराते हुए चंद्रावती को आग में जलते हुए देखने लगे। वैसे भी लोग चंद्रावती को बचाना चाहते थे, लेकिन चंद्रावती आग से चारों तरफ घिर गई थी और उसके कपड़ों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सके। उस वक्त चंद्रावती आग में जलते हुए तड़प रही थी। यह देखकर पद्म सिंह उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आग पूरे कमरे में इस तरह फैल गई थी और चंद्रावती के कपड़ों में इस तरह लग गई थी कि पद्म सिंह उसे चाहते हुए भी नहीं बचा पाया। उस वक्त आग में जलते हुए तड़पते हुए चंद्रावती चिल्ला रही थी, मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में अपनी नहीं लेने दूंगी किसी को। मैं इसे जान से मार दूंगी। मैं वापस आऊंगी। मैं इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वह तड़प रही थी और सबकी आंखों के सामने जलते हुए उसने अपनी जान दे दी। उस वक्त भी नयनतारा घूंघट में ही थी, इसलिए चंद्रावती ने नयनतारा को सिर्फ घूंघट में देखा था और दुल्हन के जोड़े में लिपटी हुई नयनतारा उसे अपनी दुश्मन, अपनी सौतन लग रही थी। वही चंद्रावती की जिस तरह मौत हुई थी, उसकी वजह से सब घर वाले ये सोचकर परेशान थे कि इसकी आत्मा इतनी जल्दी शांत नहीं बैठेगी, जिसकी वजह से उसकी मौत के बाद सब घर वालों ने कुछ वक्त के लिए वह घर छोड़ दिया और अपने कुलगुरु को बुलाकर उसे घर को पूरी तरह से पवित्र मंत्रों से पूरित करवाया और पवित्र हवन करवाया, जिसकी वजह से चंद्रावती की आत्मा वापस ना आ सके। फिर उसके बाद सब घर वाले वहां वापस रहने के लिए आए, लेकिन चंद्रावती की आत्मा तो नयनतारा को जान से मारने के लिए वहां भटक रही थी। लेकिन नयनतारा का उसने चेहरा नहीं देखा था। उसने तो सिर्फ शादी के लाल जोड़े में उसे देखा था और ऐसे में शादी के लाल जोड़े में लिपटी हुई हर औरत उसे नयनतारा ही नजर आती थी, जिसकी वह जान की दुश्मन बनाकर उसे मारने की कोशिश करती थी। वही घर में अब जब भी कोई लाल कलर के कपड़ा को पहनता तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। या तो उसे चोट लग जाती है या फिर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती। वैसे भी विवाह के बाद अक्सर औरतें हमेशा 16 श्रृंगार करके तो रहती नहीं थीं, जिसकी वजह से चंद्रावती की आत्मा उस औरत की जान तो नहीं लेती थी, लेकिन हां, उसे हमेशा तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती थी। लेकिन अभी तक हर कोई इससे अनजान था कि लाल कलर के कपड़ा पहनना उनके लिए ठीक नहीं है। उन्हें लगता था कि यह महज एक संयोग है, लेकिन वास्तव में यह चंद्रावती की आत्मा का प्रभाव था। वह अभी भी घर में मौजूद थी और लाल रंग के कपड़ों को देखकर वह गुस्सा हो जाती थी। धीरे धीरे घर के सदस्यों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि लाल रंग के कपड़ों से कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उन्हें इसका कारण नहीं पता था। वे बस इतना जानते थे कि जब भी कोई लाल रंग का कपड़ा पहनता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। ऐसे
मैं कुछ दिनों बाद जब पदम सिंह के छोटे भाई की शादी हुई और उसकी दुल्हन शादी के जोड़े में घूंघट किए हुए वहां आई तो चंद्रावती की आत्मा फिर से तड़प उठी और बदले लेने की भावना से फिर से जाग कर वहां पर आ गई। उस समय किसी भी शक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक सके, और ऐसे में खून की प्यासी वो आत्मा पदम सिंह के छोटे भाई की दुल्हन की दुश्मन बन बैठी। और इन सब से हर कोई अनजान था कि आखिर क्या होने वाला है। और पदम सिंह के छोटे भाई की दुल्हन जब अपने कमरे में बैठी दुल्हन बनी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, तभी वहां चंद्रावती की आत्मा पहुंच गई। उस समय चंद्रावती की भयानक आत्मा को देखकर पदम सिंह के छोटे भाई की दुल्हन बहुत ज्यादा डर गई थी। वो वहां से भागना चाहती थी लेकिन भाग नहीं सकी, और अपनी तरफ चंद्रावती की आत्मा को बढ़ते हुए देखकर वह चिल्लाने लगी, चीखने लगी। लेकिन चंद्रावती तो उसी पर पूरा गुस्सा उतारना चाहती थी, इसलिए उसने दुल्हन को गुस्से में उठाकर फेंक दिया। यह देखकर वह दुल्हन घबरा गई तो चंद्रावती ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कभी वह उठाकर उसे इधर उधर फेंक रही थी तो कभी उसका गला दबाकर उसकी जान ले रही थी। लेकिन फिर उसे अपनी मौत याद आई और उसने अपनी काली शक्तियों से अपनी आत्मा के बलबूते पर जो बुरी शक्तियां थीं उनसे वहीं पर आग जलाई और जलती हुई आग में उसे दुल्हन को फेंक दिया, जिसकी वजह से उसने तड़पते हुए अपनी जान दे दी। जब तक कोई वहां जाकर उसे बचा पाता तब तक वह पूरी तरह आग से घिर चुकी थी और सबने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई बचा नहीं पाया और उसकी जान चली गई। ये सब कुछ होने से सब लोग काफी परेशान हो गए कि आखिर अचानक ये क्या हुआ है। हर कोई यह सोचकर घबरा रहा था कि कहीं चंद्रावती की आत्मा फिर से तो नहीं लौट आई है। इस बारे में उन्होंने कुल गुरु से पूछा तो जो उन्होंने सोचा था वही हुआ। चंद्रावती की आत्मा फिर से लौट आई थी और लाल जोड़े में जो दुल्हन होती थी उसे ही अपनी दुश्मन समझ रही थी। यह सुनकर सब लोग काफी घबरा गए। ऐसे में कुलगुरु ने सभी को समझाया कि घर की कोई भी औरत लाल जोड़ा पहनकर साथ श्रृंगार ना करे, क्योंकि चंद्रावती की आत्मा उसे ही पदम सिंह की दुल्हन समझकर उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। इसके बाद कोई भी औरत उस घर में लाल जोड़ा तो क्या जरा सा भी लाल रंग का कोई कपड़ा पहनती नहीं थी। यहां तक कि घर में कोई भी सामान खरीदने से पहले यही कोशिश की जाती कि लाल रंग का ना हो, क्योंकि चंद्रावती का डर सभी के दिमाग में इस कदर बैठ गया था। लेकिन उसके बाद उसके परिवार में और कुछ ऐसी औरतें भी आई जिन्होंने इन सब बातों को मानने से इनकार कर दिया और इन बातों को बेफिजुल बताया, और शादी का लाल जोड़ा पहनकर आई तो किसी ने शादी के बाद में गलती से लाल जोड़ा पहन लिया। ऐसे में दो औरतों की तो उसी तरह बेरहमी से मौत हो गई जिस तरह पदम सिंह के छोटे भाई की दुल्हन और चंद्रावती की मौत हुई थी, क्योंकि चंद्रावती की आत्मा ने उन्हें आग में जलाकर मार डाला था। वही एक औरत बच गई थी जो पूरी तरह पागल हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने भी आग लगाकर अपनी जान दे दी थी, जिसकी वजह से लाल रंग के नाम से ही सब लोग के मन में डर बैठ गया था। और ऐसे में जहां कहीं भी उसके परिवार का रिश्ता तय होता तो यह सब बोल दिया जाता था कि दुल्हन लाल रंग का कोई भी जोड़ा नहीं पहनेंगी। अब उसके बाद उस घर में लाल कलर के जोड़े को पहनना तो दूर, उसका नाम लेना भी बुरा समझा जाने लगा। यहां तक कि उस घर की बेटी लाल रंग का जोड़ा पहनकर दुल्हन की तरह विदा नहीं होती थी, और उसे घर में आने वाली कोई भी दुल्हन लाल रंग का जोड़ा पहनकर नहीं आती। यहां तक कि घर में काम करने वाली नौकरानी भी डर की वजह से लाल साड़ी नहीं पहनती थी। कोई भूलकर भी लाल रंग का जोड़ा पहनने की कोशिश भी नहीं करता था, जिसकी वजह से चंद्रावती की आत्मा अभी तक शांत बैठी हुई थी। लेकिन आज जब यह कहते हुए दादीसा ने रिया की तरफ देखा और बोली, इसने हमारे मना करने के बाद वही लाल रंग का जोड़ा पहना तो चंद्रावती की आत्मा फिर से तड़प उठी और बदला लेने की भावना से लौट आई, क्योंकि घूंघट में लिपटी हुई हर औरत उसे अपनी दुश्मन नजर आ रही थी, जिसने उसे उसका प्यार छीन लिया और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। ऐसे में अब वह इसकी जान की दुश्मन बनी बैठी है। और जिस तरह इस परिवार की दो औरतों की जान गई है, चंद्रावती ने उन्हें मारा है और एक औरत ने पागल होकर खुद अपने आप को आग लगाकर अपनी जान दे दी। इस तरह वो इसे मारने की कोशिश करेगी या इसकी भी हालत पागलों जैसी हो जाएगी, जिससे यह खुद अपनी जान दे दे। वो इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए दादी ने सबकी तरफ देखा। अब दादी की बात सुनकर सब घर वाले काफी घबरा गए। मैं तो उस वक्त इतना घबरा गई थी कि गिरने ही वाली थी, लेकिन सागर ने मुझे संभाल लिया और सबकी तरफ देखते हुए बोला,
ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने होते हुए रिया को कुछ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर दादी बोली, तुम्हें क्या लगा बेटा कि हमारे परिवार में जिन औरतों को चंद्रावती की आत्मा ने आग में जलाकर मारा था और जिस औरत ने कुछ दिन पागल रहने के बाद आग लगाकर अपनी जान दी थी, क्या उन्हें बचाने के लिए और इतना सब कुछ होने के बाद चंद्रावती की आत्मा की शांति के लिए इस परिवार ने कुछ नहीं किया? नहीं बेटा, इस परिवार ने जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश की, लेकिन चंद्रावती की आत्मा शांत नहीं हुई। यहां तक कि हम तो इस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन हमारे कुलगुरु ने बोल दिया था कि हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए, लेकिन चंद्रावती की आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए और इसने जो गलती की है उसकी वजह से अब पता नहीं क्या होगा। ये कहते हुए दादी मेरी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन बेटा, मुझे इसकी जान की चिंता है। क्या होगा अब तो भगवान ही जाने, क्योंकि उस आत्मा का मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। वो ना तो इसे जिंदा छोड़ेगी ना हम सबको। ये कहते हुए दादी सा बहुत दुखी हो गई और फिर बोली, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में कोई अनहोनी ना हो। पहले तो मुझे लग रहा था शायद वह आत्मा शांत होकर चली जाए तो ठीक है, लेकिन वो इतनी जल्दी शांत नहीं बैठने वाली है। वो तड़प रही हैं अपनी जान का, जिसे दुश्मन मानती है, पदम सिंह की दुल्हन को उसकी जान लेने के लिए। यह सुनकर सब घर वाले घबरा उठे। तब मेरे जेठ जी बोले, कोई सोच भी नहीं सकता दादी की इतनी बड़ी सच्चाई हमारे घर में छुपी हुई है। आज तक हमें तो इस पूरी सच्चाई के बारे में पता तक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और रिया से जो गलती हुई है उसके लिए उसे पछतावा है। अब तो बस ये मुसीबत किसी ना किसी तरह टल जाए। यह सुनकर दादी चिंतित स्वर में बोली, अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। तभी मेरे जेठ जी फिर बोले, लेकिन दादी, उस पद्म सिंह और उसकी पत्नी का क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब है उन दोनों की जिंदगी किस तरह की रही थी? यह सुनकर दादी बोली, पद्म सिंह की पत्नी के साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से वह काफी घबरा गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सामान्य रहने लगी थी। वो अब लाल रंग का कोई भी कपड़ा नहीं पहनती थी, लेकिन शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि वह गंभीर रूप से बहुत बीमार हो गई। उसका काफी इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अधिकतर बीमार ही रहती थी और ऐसे में ही एक दिन उसकी मौत हो गई। इन सब की वजह से पद्म सिंह को काफी सदमा पहुंचा था। वैसे भी चंद्रावती की जिस तरह जान गई थी उसकी वजह से पद्म सिंह यही सोच रहा था कि चंद्रावती ने चाहे नयनतारा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह जिस तरह जल रही थी तो वह चाहते हुए भी उसे नहीं बचा पाया था, जिसकी वजह से उसे इस बात का पछतावा था कि काश वह चंद्रावती को बचा लेता और उसे इस तरह तड़पते हुए ना मरने देता। अब जब नयनतारा उसे छोड़कर चली गई थी तो वह पूरी तरह टूट गया था और घर बार छोड़कर सन्यासी बन गया था। फिर कर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मथुरा वृंदावन चला गया। लेकिन चंद्रावती का श्राप आज तक भी इस परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। यह सुनकर मेरी जेठानी बोली, लेकिन दादी सा, यह तो ठीक नहीं है ना? आखिर कब तक यह चलता रहेगा? जाने अनजाने में न जाने कितनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आप कहती हो कि हर समस्या का कोई ना कोई हल है, तो क्या इस दुनिया में कोई ना कोई रास्ता तो होगा? आखिर कोई तो इंसान होगा जो चंद्रावती की आत्मा को शांत कर पाएगा। यह सुनकर दादी बोली, पता नहीं, लेकिन हां, हमारे कुलगुरु जो यहां से दूर पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं, जिस दिन इसने वह लाल रंग का कपड़ा पहना था उसी दिन मुझे अनहोनी होने का अंदेशा हो गया था, और ऐसे में मैंने अपने कुछ आदमियों को कुलगुरु को लिवाने के लिए भेज दिया है, और जब वह आ जाएंगे तो वही कोई रास्ता बताएंगे, तभी कुछ हो सकता है। यह सुनकर मेरे जेठ जी बोले, और अगर उन्हें आने में देर हो गई तो क्या होगा? यह सुनकर दादी कुछ बोलती उससे पहले ही सागर बोला, हां दादी, अगर मान लो कुलगुरु जी को आने में थोड़ी देर हो गई तो क्या वो आत्मा इसी तरह रिया को तकलीफ पहुंचाती रहेगी, उसकी जान की दुश्मन बनी रहेगी? यह सुनकर दादी बोली, हां बेटा, क्योंकि वैसे उस आत्मा से मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अब तो वही एक उम्मीद है उस वक्त जो कुछ मेरे साथ हो रहा था। और दादी सास की बात सुनकर अब मुझे तो अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी थी। मुझे यह डर सताने लगा था कि ना जाने कब चंद्रावती की आत्मा आकर मुझे बेरहमी से मौत के घाट उतार देगी, ना जाने कब मुझे आग में जलाकर मार डालेगी।
जिसकी वजह से मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन सागर और सभी घर वाले मुझे तसल्ली दे रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वे लोग मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। उस वक्त हर किसी को उम्मीद थी तो वह थे कुलगुरु कि शायद वह आएंगे तो उस आत्मा को शांत किया जा सके या उससे छुटकारा मिल सके। उस वक्त हम सभी लोग आंगन में बैठकर इसी बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक लाइट बंद चालू होने लगी। यह देखकर कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेज तेज हवाएं चलने लगी, जो वहां पर रखे सामान को नीचे गिराने लगी। चारों तरफ सामान के गिरने की आवाज आ रही थी। यह देखकर हर कोई घबरा गया। तभी अचानक लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया और चंद्रावती की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस वक्त उसके चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि जैसे कान के पर्दे ही फाड़ देगी, और इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसे सुनकर हर कोई डर गया। तभी अचानक लाइट आ गई। जब सबने चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर से लाइट कभी बंद चालू होने लगी और भयानक रोने की आवाज आने लगी। यह देखकर सबने सामने देखा तो चंद्रावती की आत्मा सबको दिखाई देने लगी। वैसे मैंने तो पहले ही उसे आत्मा को देख लिया था, लेकिन और बाकी के घर वालों ने आज पहली बार देखा था। पूरी तरह आग में झुलसा हुआ चेहरा, उसका चेहरा और बाल, पूरा शरीर जला हुआ था। जगह जगह मांस के लोथड़े लटक रहे थे। वो आत्मा इतनी ज्यादा भयानक लग रही थी कि पूछो मत। अपनी आंखों के सामने जब सबने उस भयानक साय को देखा तो सब लोग थर थर कांपने लगे थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां से जा सके। उनके पैर तो जैसे जमीन पर ही चिपक गए थे। वो आत्मा गुस्से में सबकी तरफ घूरते जा रही थी और फिर भयानक आवाज में बोली, कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। उस वक्त यह आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ कहीं आवाज गूंज रही थी। यह देखकर हर कोई घबरा गया कि पता नहीं अब क्या होगा। मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे तो अपनी आंखों के सामने ही मौत नजर आने लगी थी कि पता नहीं कब चंद्रावती अब मुझे मार डालेगी। तभी चंद्रावती की आत्मा फिर से गुस्से में चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वो मेरी तरफ न घर वालों की तरफ बढ़ी। ये देखकर हर किसी को हैरान हो रही थी। तभी चंद्रावती ने नीचे जमीन पर पड़े हुए सामानों की तरफ देखा तो सभी सामान अपनी जगह पर रखने की बजाय हवा में लहराने लगे। देखकर सब लोग काफी घबरा गए। लगभग 5 मिनट तक सभी सामान हवा में लहराते रहे और फिर चंद्रावती ने उन्हें नीचे फेंक दिया। तभी चंद्रावती मेरी तरफ बढ़ी तो सागर मेरे सामने आ गया और बोला, बस चंद्रावती, बहुत हुआ। अपने एक तरफा प्यार की वजह से तुम हर किसी को मौत के घाट नहीं उतार सकती, और जिनके लिए तुम यह सब कुछ कर रही हो वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर तुम यह क्यों कर रही हो? लेकिन उस आत्मा पर जैसे कहने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। उस वक्त सागर मेरे सामने था। तभी उसे आत्मा ने अपना भयानक जला हुआ हाथ आगे बढ़ाया। यह देखकर हर कोई डर गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सागर के ऊपर होकर उसका जला हुआ भयानक हाथ मेरी तरफ आया और उसे आत्मा ने मेरा गला पकड़ लिया। यह देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी। तभी सागर ने मुझे बचाने के लिए चंद्रावती के हाथ को पकड़ लिया और मेरा गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चंद्रावती ने गुस्से में उसकी तरफ देखा तो सागर उछलकर एक तरफ जाकर गिर गया। यह देखकर हर किसी के होश उड़ गए और घर वाले सागर को उठाने के लिए उसकी तरफ दौड़े। वहीं मुझे छुड़ाने के लिए वे लोग आगे बढ़ने लगे तो चंद्रावती ने जैसे ही सब की तरफ देखा तो सब उछलकर दूर जाकर नीचे जमीन पर गिर गए। तभी चंद्रावती गुस्से में मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में लहराने लगी। यह देखकर सब लोग घबराते हुए मेरी तरफ देखने लगे। वहीं चंद्रावती मुझे लेकर हवा में लटक गई और लहराने लगी। यह देखकर डर की वजह से मैं थर थर कांपती जा रही थी। वही सागर मुझे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उसे आत्मा ने गुस्से में आंगन के दूसरी तरफ देखा और वहां पर अचानक आग जलने लगी और कुछ ही देर में उसे आग की लपटें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। यह देखकर तो घर वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि क्या होने वाला है और मुझे भी समझ में आ गया कि अब मेरी मौत है। मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगी। मेरी सोचने समझने की शक्ति तो जैसे अब खत्म ही हो गई थी। मुझे किसी चीज का कोई होश नहीं था।
उसे वक्त मुझे बचाने के लिए सागर उस